ओके, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर होम्योस्टेसिस। ओके, सो इन शॉर्ट मैं स्टार्ट करती हूँ इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में इधर एक टर्म यूज़ हुई है, एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट मेक्स अप आवर सराउंडिंग एंड अफेक्ट्स आवर एबिलिटी। ओके, तो इन्वायरमेंट में हर वो चीज़ आ जाती है जो हमारी सराउंडिंग में है, मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी हमारी सराउंडिंग में आ जाती हैं। और फिर एक और ख़ासियत लिखी हुई है एनवायरनमेंट की, कि एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ होती है दैट अफेक्ट्स अवर एबिलिटी। सो हाउ एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट अवर एबिलिटी? कोई एनवायरनमेंट कैसे हमारी एबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है? तो इसका आंसर ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग कुछ टाइम पहले की बात करें, कुछ सालों पहले की, तो हमारी इन्वायरमेंट इतनी एडवांस्ड चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं थी। इतने मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग नहीं जी रहे थे, या जो भी लोग थे वो इतनी मॉडर्नाइज्ड उनकी इन्वायरमेंट नहीं थी। तो तब उनके काम करने का तरीक़ा, उनका जो भी उनकी सलाहियतें थी वो लिमिटेड थी। आजकल जितनी एडवांस चीज़ें आपके इन्वायरमेंट में मौजूद है, आपके काम करने की सलाहियतें उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हमारे इन्वायरमेंट में पहले वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, तो क्या करते थे लोग? हाथ पर कपड़े धोते थे। तब उनकी एबिलिटी कुछ और थी, तब उन्हें सारा सारा दिन लग जाता था, थकान अलग। बट आज के ज़माने में वॉशिंग मशीन है, इवन स्पिनर भी है जिसके अंदर कपड़े सूख भी जाते हैं। तो आप लोग ये देखें, अब इंसान के कपड़े धोने की एबिलिटी कुछ और है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और बस कपड़े धुल गए, उसी में फिर वो सूख भी जाते हैं और इंसान को थकान वगैरह भी कुछ नहीं होती। इसी तरीके से पहले हमारे पास कुछ चीज़ों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और आज बहुत सारी फैसिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास मौजूद हैं। तो हमारी इन्वायरमेंट जितनी अच्छी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी गांव देहात की बात करें तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मौजूद नहीं हैं, और लेकिन वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर खेत वगैरह, हवा साफ़ होती है, खेत होते हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मौजूद होता है, आसपास का माहौल बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। तो उधर के लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत हमारे। बट अगर देखा जाए, हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से उन्हें काम करने में परेशानी होती है, हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शहरों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आलूदगी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। जबकि गांव में चले जाओ तो वहाँ पर एनवायरनमेंट की वजह से, खेत वगैरह होने की वजह से, हवा के साफ़ होने की वजह से, फ्रेश एयर होने की वजह से लोगों की सेहत बहुत अच्छी होती है। तो हमारी एनवायरनमेंट हमारी लाइफ स्टाइल को एकदम से चेंज कर देती है। हमारी एबिलिटीज़ के ऊपर हमारी एबिलिटीज़ हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी हद तक के डिपेंड करती हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये वाली बात का आइडिया हो गया हो। उसके बाद एनवायरनमेंट की 2 टाइप्स बताएंगे, एक होती है हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक होती है हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं एक जानदार हूँ, ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक है। मेरे आसपास की, मेरे बाहर की, मेरी बॉडी से बाहर की जितनी भी चीज़ें मेरे अराउंड हैं वो सारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होंगी। बट इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगी? जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर की एनवायरनमेंट होगी वो इंटरनल एनवायरनमेंट होगी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो आप सब ने सुना होगा, हमारे बाहर, हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद है वो सब कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट में भी कुछ लोगों ने पहली दफ़ा सुना हो। तो देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट रेगुलेट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट टू कंटिन्यू देयर लाइफ प्रोसेसेस एंड अल्टीमेटली टू सर्वाइव। इस चैप्टर में हम बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट की ही बात करेंगे। इंटरनली हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है हम उसकी बात करेंगे। तो तमाम ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, कंट्रोल करके एक मैनेज करके रखना चाहिए टू कंटिन्यू देयर लाइफ प्रोसेसेस, ताकि उनके लाइफ प्रोसेसेस ईजिली कंटिन्यू हो सकें, उनकी लाइफ के फंक्शंस, उनकी बॉडी के फंक्शंस ईजिली परफॉर्म हो सकें और वो सर्वाइव कर सकें। क्योंकि जितने अच्छे बॉडी के फंक्शंस होंगे उतना लॉन्ग कोई सर्वाइव कर पाएगा, उतना इजीली कोई सर्वाइव कर पाएगा। द टर्म होम्योस्टेसिस में कॉइंड बाय फिजियोलॉजिस्ट वॉल्टर कैनन इन 1932 इन हिज फेमस बुक विजडम ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं ये जो टर्म होम्योस्टेसिस, जो इस चैप्टर का नाम है, ये जो टर्म है, ये जो टर्मिनोलॉजी है होम्योस्टेसिस, के पहली दफ़ा एक फिजियोलॉजिस्ट
वॉल्टर कैनन ने 1932 में अपनी फेमस बुक विजडम ऑफ द बॉडी में इस टर्म का जिक्र किया था। ये जो टर्म है ये ग्रीक रूट से, मतलब ये ग्रीक वर्ड से निकली हुई है, ठीक है। मीनिंग सिमिलर, जिसका मतलब क्या है, ये ग्रीक लैंग्वेज में जिस वर्ड से निकली है ये टर्म, उस वर्ड का मतलब है सिमिलर या स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। जिसका क्या मतलब है, सिमिलर मतलब है कि सेम दिखने वाली चीज़ें, या स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेट किसे कहते हैं हम, हालत, ठीक है। स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी मतलब कोई चीज़ स्टेबल है, कोई चीज़ बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं अगर कोई बीमार होता है, फॉर एग्जांपल कोई बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हुआ है, ठीक है। अब कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हुआ है तो डॉक्टर 2-3 दिन के बाद जब उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी, वो घर जाने के काबिल हो जाएगा, तो डॉक्टर क्या कहेंगे कि आप इन्हें लेकर जा सकते हैं, अब ये स्टेबल है, अब इनकी कंडीशन स्टेबल है, अब इनकी हेल्थ स्टेबल है, यानी कि अब वो इंसान ठीक है, बेहतर है, उसकी सेहत अच्छी है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी उस सेंस में यहाँ पर है। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी, हम इस यूनिट में, हम इस चैप्टर में होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। होम्योस्टेसिस क्या है वो पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अभी भी होम्योस्टेसिस की कंप्लीट डेफिनेशन इसमें नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी देखें नीचे होम्योस्टेसिस है वो अभी बस हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन, डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड मैनेजमेंट इन ह्यूमन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन आएंगी तो साथ के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। सो फर्स्ट, होम्योस्टेसिस। व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। होम्योस्टेसिस किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी होती है टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल स्टेट, कि वो अपने इंटरनल स्टेट को स्टेबल कर सके, यानी कि इंटरनली अपनी बॉडी को, उसके फंक्शंस को स्टेबल कर सके, मेंटेन कर सके, काबिल कबूल कर सके कि किस स्टेट में कोई बॉडी इजीली और अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से सर्वाइव कर सकती है, उस मैनर में अपनी बॉडी को स्टेबल कर सके, अपनी इंटरनल बॉडी को, एंड परसिस्ट डिस्पाइट चेंजेस इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, और बॉडी को इस तरीके से मेंटेन कर सके कि अगर बाहर के एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ रही हैं तो वो बॉडी उसके अकॉर्डिंग परसिस्ट कर सके, यानी कि उन एनवायरनमेंट की चेंजेस में भी सरवाइव कर सके, उनके साथ कॉप अप कर सके, उन चेंजिंग्स के साथ खुद को ढाल सके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में चला गया है तो होम्योस्टेसिस वो एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। होम्योस्टेसिस ही उस इंसान की वो सलाहियत है जिसके ज़रिए वो अपनी अंदरूनी बॉडी को इस काबिल बनाएगा कि वो उस इन्वायरमेंट में जो उसके चेंज आए हैं एकदम से, वो जो गर्मी से इतनी ठंडी जगह पर एकदम से चला गया है, वो उस ठंडे इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट के चेंज में भी ख़ुद को ज़िंदा रख सके। वो काबिलियत होम्योस्टेसिस कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कोई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी तो हम सर्वाइव काफ़ी हद तक के हमारी बॉडी ख़ुद को इस काबिल बनाती है कि वो उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। जब कंडीशन बिल्कुल लिमिट से बाहर चली जाती है तब इंसान को प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी तो जगहों पर ऐसा भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इंसान की डेथ भी हो जाया करती है। वहाँ बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि नहीं उनसे बर्दाश्त हो पाता, लेकिन तब भी काफ़ी हद तक के एक इंसान की बॉडी अपने आप को परसिस्ट करती है इन्वायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आसपास बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए या किसी वायरस ने आसपास अटैक किया हुआ है तो हमारी बॉडी की काबिलियत ही होम्योस्टेसिस है, वो सलाहियत जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अपने आप को इन्वायरमेंट में जो चेंज आया है उस चेंज के ख़िलाफ़ लड़ झगड़ कर अपने आप को मेनटेन करने की कोशिश करे, अपने आप को काबिल रख, अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करे। ओके, सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन। ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स इन नियरली कांस्टेंट स्टेट। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? अगर मैं आपको इन सिंपल इसके बारे में बताऊं तो रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल करके रखना, और ऑस्मो रेगुलेशन जो हमारी बॉडी में सॉल्यूट्स हैं वाटर में डिज़ोल्व हुए, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी नमकियात हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, सोडियम, क्लोराइन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जितने भी नमकियात हमारी बॉडी के फ्लूइड में, वाटर में एब्जॉर्ब हुए में, डिज़ोल्व हुए में,
उनके अमाउंट को मेंटेन करके रखना, कांस्टेंट स्टेट में रखना। यानी कि ऐसा ना हो कि अभी मेरी बॉडी के नमकियात बहुत ज़्यादा कम है, थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या अभी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर के बाद एकदम से बहुत कम हो जाए। बॉडी के जो हमारे जो फ्लूइड है, हमारा जो फ्लूइड वाटर है हमारी बॉडी के अंदर 75% ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में वाटर होता है। तो उस वाटर में हमारे मिनरल्स के, सॉल्यूट्स के कंटेंट को कांस्टेंट स्टेबल करके रखना, कांस्टेंट स्टेट में रखना, यानी कि सेम स्टेट में रखना। वो अगर बार बार ऊपर नीचे होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हम बीमार हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी के नमकियात को, नमकियात के अमाउंट को हमारी बॉडी के लिक्विड में कांस्टेंट स्टेट में रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। और ऑस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि होम्योस्टेसिस में भी हम अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को, हमारी बॉडी को, इंटरनल बॉडी को, उसके इंटरनल फंक्शंस को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द मेन पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। सेकेंड वन, एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब जब हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने खाना खाया, सबसे पहले तो वो क्या हुआ? इंजेस्ट हुआ। इंजेस्ट होने के बाद वो मेरी बॉडी में आया, ठीक है। आने के बाद उसके ऊपर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। डाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या हुआ? डाइजेशन के प्रोसेस के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन हुई। ठीक है, जब वो डाइजेस्ट हो गया छोटे छोटे टुकड़ों में, जब वो ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद वो मेरे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर उससे जहाँ पर उसे जाकर स्टोर होना है वो स्टोर हो जाएगा। फिर जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो सकी, जो मेरा एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है, जो एब्जॉर्ब होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद, ये पूरा जो इंजेस्ट किया है मैंने, डाइजेस्ट किया है, एब्जॉर्ब किया है, एसिमिलेशन हुई, ये सारे डाइजेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं ऊपर से बता रही हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हुए खाना खाने के बाद, खाना खाने के साथ क्या हुआ है, वो मेरी बॉडी में नीचे तक आया, ईसोफेगस से स्टमक तक आया, वहाँ पर उसके ऊपर डाइजेशन शुरू हुई वहाँ से। फिर उसके बाद डाइजेशन होने के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन हुई। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जहाँ पर उसने स्टोर होना था वहाँ पर वो स्टोर हुआ है। जहाँ पर उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर उसने एनर्जी भी दी है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारा प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की कोई चीज़ जब हमारी बॉडी में आई तो उसके ऊपर जो जो फंक्शंस परफॉर्म हुए वो सारे फंक्शंस मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। अब लास्ट फंक्शन क्या होगा? एक्सक्रीशन। डाइजेशन के बाद जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है वो मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाएगा। मेटाबॉलिक वेस्ट क्यों कहलाएगा? क्योंकि उस खाना खाने के बाद उसके ऊपर मेटाबॉलिक फंक्शंस हुए, उसके ऊपर एक्सक्रीशन हुई है, एब्जॉर्प्शन हुई है, एसिमिलेशन हुई है, डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस हुए। उसके बाद भी जो चीज़ हमारी बॉडी में नहीं रुकने के काबिल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, जिस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सो एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं और उनमें स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ज़्यादातर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। देन ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होम्योस्टेसिस का पार्ट था मैंने बता दिया। देन एक्सक्रीशन क्यों होम्योस्टेसिस का पार्ट है? क्योंकि होम्योस्टेसिस में क्या हो रहा है? बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन तभी होगी ना जब वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर निकल जाए। अगर वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है। हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा और वेस्ट प्रोडक्ट्स का, हमारे लिए जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो बाहर निकलेंगे और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर आएंगे तभी तो हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा। और इतना हेल्दी रहेगा, हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी रहेगा, इतना हेल्दी रहेगा कि अगर बाहर की कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस आती भी हैं तो हमारी बॉडी उसमें भी खुद को परसिस्ट कर सके। ओके, देन हमारे पास लास्ट टर्म है होम्योस्टेसिस की थर्मोरेगुलेशन। व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन? द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखना, मेंटेन करके रखना। थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है, टेम्परेचर। तो थर्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडीज टेम्परेचर। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। जब हमारी बॉडी के टेम्परेचर को हम मेंटेन करेंगे तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है, ठीक है, तो हमें क्या हो जाता है? हमें बुखार हो जाता है। 2-3 डिग्री भी अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है तो हमें बुखार
बुखार हो जाता है। और इवन अगर 100 डिग्री के ऊपर हमारी बॉडी का टेम्परेचर चला जाए, 104 हो जाए तो इंसान 103 हो जाए, 104 हो जाए तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है। उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो दिमाग के ऊपर बुखार चढ़ जाता है। उससे अगर एक्सक्रीट कर जाए तो इंसान तो फिर कोमा में भी चला जाता है और इवन डेथ भी हो सकती है। अगर बुखार दिमाग पर चढ़ जाए, सर पर चढ़ जाए तो इवन इंसान कोमा में भी जा सकता है और उसे डेथ भी हो सकती है उसकी। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, इधर मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा छोटी सी बात बता दूं कि जब हमें फ़ीवर होता है तो वो हमारे लिए लोग समझते हैं कि वो बुरी चीज़ है। वो बुरी चीज़ नहीं है, वो बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है। ठीक है, वो फ़ायदेमंद चीज़ हमारे लिए क्यों है? क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई तोड़ फोड़ होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, कुछ बुरा होता है, तो हमारी बॉडी इंडिकेट करती है फ़ीवर की फॉर्म में। हमारी बॉडी हमें बता रही होती है फ़ीवर की फॉर्म में। जब फ़ीवर होता है तो वो निशानदेही होती है, वो सिंबल होता है, वो एक अलार्मिंग कंडीशन होती है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, आप प्लीज़ उसे चेक कर लें। तो किसी डॉक्टर के पास, एक अच्छा डॉक्टर वही होता है कि जब आप उसके पास बुखार की कंडीशन में जाओ तो बजाय आपके बुखार को रोकने के, बजाय आपको बुखार को कम करने की कोशिश के, वो चेक करे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस फीवर। ये फीवर आखिर हुआ किस वजह से है, वो ये चेक करने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि फीवर आपकी बॉडी में एज अ अलार्म काम करता है कि आपकी बॉडी में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आपको फीवर हुआ है। ठीक है, तो फीवर बेसिकली फीवर में होता क्या है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारी बॉडी के क्या, टेम्परेचर कब बढ़ता है? टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, जब बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। तो क्यों? जब दिमाग पर बुखार चढ़ गया तो कोमा में चले गए, डेथ हो गई। बिकॉज जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा इंसान का बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारे जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं, हमारी बॉडी के टोटल फंक्शंस, हमारे हार्मोन्स हमारे एंजाइम्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद इतना तो इंसान को पता ही होता है। ठीक है, अब जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, ये भी इंसान को पूरा चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर ये भी बात पता होती है, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ इन केस अगर किसी को नहीं पता। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो भी एक लिमिटेड टेम्परेचर के ऊपर ही काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स कम टेम्परेचर पर काम नहीं करते, कुछ एंजाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर काम नहीं करते। अगर टेम्परेचर हम आगे पीछे कर दें तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम्स की फंक्शनिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब एंजाइम्स ही अपने काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में हमारे नॉर्मल फंक्शंस भी नहीं हो पाएंगे। जब नॉर्मल फंक्शंस ही नहीं होंगे तो फिर तो हमारी तबीयत का बिगड़ना और हद से ज़्यादा बिगड़ना, कमज़ोरी होना, इवन दिमाग पर बुखार चढ़ जाना, इंसान का मर जाना, ये सब तो कॉमन सी बात है। फिर ये सब तो कॉमन सेंस की बात है कि ये सब कुछ तो फिर होगा ही होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर, अंदरूनी तमाम फंक्शंस को स्टेबल करके रखना, हमारी बॉडी की अंदरूनी हालत को स्टेबल करके रखना और इस काबिल हमारी बॉडी को बनाना कि बाहर एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आई हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारी बॉडी काफ़ी हद तक के ख़ुद को एडजस्ट कर सके, ख़ुद को इस काबिल बना सके कि हम सर्वाइव कर सकें उन सारी कंडीशंस में। ये टर्म कहलाती है होम्योस्टेसिस, की सलाहियत कहलाती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के 3 मेन कंपोनेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में आप देख लें बॉडी के अंदर की नमकियात को बैलेंस करके रखती है। एक्सक्रीशन में बॉडी के अंदर क्या यूज़फुल है, क्या हार्मफुल है, उसको बैलेंस करके रखते हैं। जो यूज़फुल है उसे अंदर छोड़ देते हैं, जो हार्मफुल है, मेटाबॉलिक वेस्ट, जो मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बचे हैं उसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ बैलेंस करके रखने की बात है, इसलिए ये होम्योस्टेसिस का पार्ट है। दैन थर्मो रेगुलेशन भी हमारी बॉडी के अंदर की कंडीशन को स्टेबल रखने का पार्ट है, बिकॉज थर्मो रेगुलेशन में भी बॉडी का अंदरूनी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी। ओके, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।